नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मुहूर्त प्रकरण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने ज्योतिष गणित के ऊपर भी वीडियो बनाए थे और अब हम मुहूर्त प्रकरण पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ग्रह प्रवेश मुहूर्त पर चर्चा करेंगे। ग्रह प्रवेश मुहूर्त विचार। यदि आप हमारा यह वीडियो संपूर्ण पूरा देखते हैं तो आप किसी भी जातक अथवा जजमान को सिद्धता पूर्वक ग्रह प्रवेश का मुहूर्त दे सकते हैं। चूंकि यह संपूर्ण ग्रह प्रवेश मुहूर्त विचार है तो यह संपूर्ण होने के कारण यह वीडियो थोड़ा बड़ा होगा अथवा लंबा होगा। तो आपको यदि किसी भी जातक अथवा जजमान को सिद्धता पूर्वक ग्रह प्रवेश का मुहूर्त देना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो संपूर्ण देखना पड़ेगा। तो ग्रह प्रवेश मुहूर्त में सबसे पहला विचार होता है प्रवेश विचार, कि आप किसी भी ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं तो वह प्रवेश किस प्रकार का है। अन्य कारणों द्वारा आप किसी ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं तो उस प्रवेश को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। तो सबसे पहले विचार करते हैं हम सुपूर्व प्रवेश पर। सुपूर्व प्रवेश क्या होता है? आप लंबी यात्रा या लंबे प्रवास के बाद पुनः अपने पुराने घर में ही प्रवेश करने जा रहे हैं तो उसे हम सुपूर्व प्रवेश कहेंगे। माना कि आप अपने शहर में नौकरी नहीं करते हैं, कहीं बार अपने शहर को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाकर दूसरे शहर में या विदेश में नौकरी करते हैं। तो मान लिया कि आप वहां पर 3 अथवा 6 महीने कार्य करके पुनः अपने घर आ रहे हैं, पुराने वाले घर अपने शहर आ रहे हैं। तो जब आप उस समय प्रवेश करेंगे तो उस प्रवेश को ही हम सुपूर्व प्रवेश कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लंबे प्रवास या लंबे समय के बाद आप अपने पुनः पुराने घर में आ रहे हैं तो इस प्रवेश को हम सुपूर्व प्रवेश कहते हैं। दूसरा प्रवेश आता है अपूर्व प्रवेश। अपूर्व प्रवेश का अर्थ यह है कि आप किसी भी बिल्कुल नए मकान में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पहले वहां पर कोई नहीं रहता था। मान लिया कि आपने कोई प्लॉट लिया था, उसका आपने नींव मुहूर्त करवा करके आपने मकान बनवाया एकदम नया। अब आप उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं तो इसे हम अपूर्व प्रवेश कहते हैं। अपूर्व प्रवेश में मकान किसी निर्माण संस्था द्वारा बना होता है, पहले से वो बना हुआ नहीं होता है। कोई निर्माण संस्था उसे बनाती है, फिर उसमें हम पहली बार प्रवेश करने जाते हैं। तीसरा आता है द्वंद्व प्रवेश। द्वंद्व प्रवेश यानी आप किसी भी प्राकृतिक आपदा या देश विपत्ति के कारण अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर रहेंगे तो उस समय जब आप गृह प्रवेश करेंगे तो उस गृह प्रवेश को द्वंद्व प्रवेश कहेंगे। प्राकृतिक आपदा कैसे? जैसे कि आप जहां पर रह रहे थे वहां पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अब वह स्थान रहने लायक नहीं है तो आपको उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर रहना पड़ेगा। अन्य स्थान, अन्य देश या अन्य राज्य में जाकर रहना पड़ेगा, तब आप उस समय गृह प्रवेश करेंगे, सुपूर्व प्रवेश होगा। इसमें दूसरा आता है देश विपत्ति। प्राचीन समय में एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे या सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, तो उस समय वह स्थान रहने लायक नहीं होता था, उसे हम देश विपत्ति ही मानते थे। उस समय हम उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहते थे। तब जब हम गृह में प्रवेश करते थे तो उसे हम द्वंद्व प्रवेश कहते हैं। एक चौथा प्रवेश हम ले सकते हैं नववधु प्रवेश। जब विवाह के पश्चात वधु प्रथम बार अपने पति के घर प्रवेश करती है तो उसे हम नववधु प्रवेश कहते हैं। हालांकि इसका एक पूरा अलग से प्रकरण लिया जा सकता है तो हम इसमें सम्मिलित नहीं करते। इसमें हम 3 प्रवेश ही सम्मिलित किए हैं, सुपूर्व प्रवेश, अपूर्व प्रवेश और द्वंद्व प्रवेश। तो ये हो गया प्रवेश विचार। अब हम चर्चा करेंगे अयन विचार और मास विचार पर। अयन विचार में लिखा हुआ है उत्तरायण। प्रत्येक शुभ कर्म में उत्तरायण सर्वश्रेष्ठ होता है। आप कोई भी शुभ कर्म कर रहे हैं जैसे कि विवाह, यज्ञोपवीत, गृहारंभ, गृह प्रवेश, इन सब में उत्तरायण जो होते हैं वह सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक साल में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उनमें उत्तरायण श्रेष्ठ होता है। उत्तरायण की अवधि क्या होती है? मकर से कर्क संक्रांति तक। जब सूर्य मकर राशि में आता है तब उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है और कब तक रहता है? जब तक कि वह कर्क राशि में प्रवेश न कर जाए तब तक उत्तरायण रहता है। अब मकर राशि जो लिखी हुई है, सामान्य सभी जानते हैं कि 15 या अथवा 14 तारीख को, 14 जनवरी अथवा 15 जनवरी को मकर संक्रांति प्रवेश हो जाता है। लेकिन यह निर्यण संक्रांति होती है। जब हम
कोई भी ऋतु अथवा अयन का विचार कर रहे हैं तब हम सायन संक्रांति का प्रयोग करते हैं। सायन संक्रांति का अर्थ क्या हो गया कि लगभग जिस समय निर्यण संक्रांति प्रवेश हो रही है उससे 24 दिन पहले। सायन का अर्थ यह होता है कि अयनांश सहित, क्योंकि वर्तमान में हमारे अयनांश लगभग 24 अंश के आसपास है, तो वह जो मकर संक्रांति वह 24 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो औसतन 21, 22 अथवा 23 दिसंबर को उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है और कब तक रहता है, 21, 22 अथवा 23 जून तक रहता है। तो यह जो पीरियड होता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है, इसमें सभी शुभ कर्म किए जा सकते हैं। फिर आता है मास विचार। मास विचार में मैंने एक लाइन लिखी है कि माघादि पंच मासेषु शुभम, यानी माघ से लेकर जो 5 मास होते हैं वह सभी शुभ कार्यों में ले लिए जाते हैं, शुभ प्रद माने जाते हैं। कौन कौन से? माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, ये तो 6 हो गए। मैंने यहाँ पर चैत्र मास नहीं लिया है। तो हम देखते हैं शुभ मास कौन कौन से हुए ग्रह प्रवेश के लिए। तो सबसे पहला माघ मास, फाल्गुन मास, इन मास में आप ग्रह प्रवेश कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चैत्र मास नहीं लिखा है। चैत्र मास में अगर आप ध्यान देवे तो उस समय सूर्य मीन राशि में होता है, उसे हम खर मास या मल मास कहते हैं। उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, तो यह एक मास हम नहीं लेंगे। लेकिन यदि चैत्र मास में सूर्य मीन राशि से निकल करके मेष राशि पर आ जाए तो अब हम उसमें चैत्र मास में भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ध्यान यह रखना पड़ेगा केवल कि सूर्य मीन राशि में नहीं होना चाहिए, मेष राशि में आने पर हम शुभ कर्म कर सकते हैं चैत्र मास में भी। फिर आया वैशाख, ज्येष्ठ, और हम आषाढ़ भी ले सकते हैं। आषाढ़ देव शयन अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से पहले के दिन हम मुहूर्त में ले सकते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद हम नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय देव शयन हो जाता है, तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। अब मध्यम मास, मार्गशीर्ष और कार्तिक मास जो है मध्यम मास माने गए हैं। परंतु यदि आप किसी भी मकान का जीर्णोद्धार करवा के अब आप उसमें रहने जा रहे हैं तब उसमें ये मास लिए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई एकदम नया गृह या मकान बनाया हुआ है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं तो ये उपरोक्त 5 मास लेना ही श्रेयस्कर होगा। ये 2 मास नहीं ले तो ज्यादा उचित रहेगा। शुद्धता इसी में रहेगी कि हम ये 5 मास ही लेवे, ये मास नहीं लेवे। ये मास केवल जीर्णोद्धार कैसे कि जैसे आप कोई मकान है, अब आप उसमें वापस से सुधार करके अथवा वापस कुछ छोटी मोटी टूट फूट हो गई तो उसे आप सुधार करके वापस उसका जीर्णोद्धार करवा के उस घर में रह रहे हैं, तो उस समय ये मास लिए जा सकते हैं। मार्गशीर्ष और कार्तिक मास में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मास विचार और अयन विचार। अब हम देखते हैं पंचांग शुद्धि। पंचांग शुद्धि अर्थात 5 अंगों की शुद्धि। 5 अंग कौन कौन से? तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं तिथि विचार। तिथि का विचार करेंगे कि ग्रह प्रवेश में कौन कौन सी तिथि ली जा सकती है। तो इसमें हम देखना पड़ेगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये क्या है? द्वार की दिशा। आपके मकान में जो द्वार है वो कौन सी दिशा में है वह देखना पड़ेगा। यदि आपके मकान का द्वार पूर्व दिशा में है तो आप ले सकते हैं 5, 10, 15, यानी पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, जो कि पूर्णा तिथि है। उसके बाद यदि आपके मकान का द्वार पश्चिम दिशा में है तो द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। उत्तर दिशा में है तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। दक्षिण दिशा में है तो प्रतिपदा, षष्टमी और एकादशी। इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो एकम है या प्रतिपदा है यह हमें कृष्ण पक्ष की लेनी है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा ली जा सकती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का निषेध है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नहीं ली जा सकती। तो हम एक तरीके से देखें तो शुभ तिथियां कौन कौन सी हो गई? द्वितीया प्रतिपदा ले सकते हैं, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। ये हो गई शुभ तिथियां। अब हम देखेंगे कि वर्जित तिथियां कौन सी है। ऐसी कौन सी तिथियां हैं जिनमें हमें गृह प्रवेश करना ही नहीं चाहिए? वह है चतुर्थी, नवमी,
और चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इसमें हमें गृह प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। इन तिथियों में त्याज्य होता है। दूसरा आता है वार विचार। वार विचार में हम देखते हैं शुभ वार कौन कौन से हैं। तो सोमवार, गुरुवार और शनिवार ये शुभ वार होते हैं। यदि हमको गृह प्रवेश में ये वार मिले तो बहुत शुभ रहता है। मध्यम वार विचार, बुधवार और शुक्रवार, ये वार मध्यम होते हैं। जितने ये प्रभावी होते हैं उतने ये प्रभावी नहीं होते हैं, परंतु हम ये वार भी ले सकते हैं। ज्यादा उचित यह रहेगा कि हम सोमवार, गुरुवार और शनिवार लेवें। और वर्जित वार कौन कौन से हैं? रविवार और मंगलवार, ये वर्जित होते हैं। इनको तो गृह प्रवेश में लेना ही नहीं चाहिए। यदि ये वार आ रहे हैं तो उस दिन गृह प्रवेश नहीं हो सकता। तीसरा आता है नक्षत्र विचार। नक्षत्र में कौन कौन से शुभ नक्षत्र हैं? तो तीनों उत्तरा, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव अथवा स्थिर संज्ञक नक्षत्र जो होते हैं वे, और मृदु नक्षत्र, ध्रुव नक्षत्र में ये आ गए तीनों उत्तरा और रोहिणी, और मृदु संज्ञक नक्षत्र में आ गया मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा। तो ये जो नक्षत्र हैं वह गृह प्रवेश में शुभ होते हैं। मध्यम नक्षत्र में आता है पुष्य, धनिष्ठा और शतभिषा। अब आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, जो ये मध्यम नक्षत्र है पुष्य, धनिष्ठा और शतभिषा, ये जो नक्षत्र है इनका उपयोग नवग्रह प्रवेश में आप नहीं करेंगे। अर्थात अपूर्व प्रवेश जो होता है, जिसमें किसी निर्माणक संस्था द्वारा एकदम नया मकान नींव पूजा करवा के बनाया हुआ है, एकदम नया है, तो उसमें हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग केवल जीर्णोद्वार, अर्थात जिस मकान का पुनर्निर्माण करवाया गया हो, जीर्णोद्वार करवाया गया हो, तो उसमें ही हम मध्यम नक्षत्र का प्रयोग करेंगे। अर्थात इसका प्रयोग जीर्ण गृह प्रवेश में किया जाता है। चौथा आता है योग विचार। योग विचार में व्यतिपात और वैधृति योग जो हैं, यदि किसी दिन व्यधृति या व्यतिपात योग है तो उस पूरे दिन आप गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं दे सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन भी व्यतिपात या वैधृति योग आ गया है आप उस दिन गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं देंगे। दूसरा आता है विष्कुम, व्याघात, गंड, परिध, अतिगंड और शूल। ये जो योग हैं इनकी कुछ घटिया ही शुभ कर्म में त्याज्य होती है। तो इन अशुभ योग और अशुभ करण का एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उसमें आप विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप इतना ही समझिए कि व्यतिपात और वैधृति योग जिस दिन हो उस समय गृह प्रवेश नहीं देना है, और जिस दिन विष्कुम, व्याघात, गंड, परिध, अतिगंड और शूल नक्षत्र हो उस दिन कुछ घटिया देखनी पड़ती है कि जिस दिन विष्कुंभ है तो उसमें कुछ घटी देखनी पड़ती है कि विष्कुंभ की प्रारंभ की इतनी घटी अथवा अंत की इतनी घटी त्याज्य होती है, उसमें शुभ कर्म नहीं किया जा सकता। तो अर्थात आपको जिस दिन भी ये योग देखने को मिले, अर्थात व्यतिपात और वैधृति, उस दिन तो आप पूरा त्याज्य कीजिए, उस दिन आप गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं देंगे। और जिस दिन ये योग देखने को मिले तो उस दिन आपको गणित करके यह देखना पड़ेगा कि उस दिन गृह प्रवेश दिया जा सकता है अथवा नहीं। और करण विचार भी हम आने वाले वीडियो में ही चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं वाम रवि विचार। क्या होता है वाम रवि विचार? इसका संबंध सूर्य से होता है। लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति को वाम रवि विचार कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि यदि आपका मकान पूर्वाभिमुख है, उसका द्वार पूर्वाभिमुख है, तो हमें कौन सा लग्न लेना है? हमें ऐसा लग्न लेना है कि लग्न से 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में सूर्य रहे। ऐसा होने पर वह वाम रवि विचार कहलाता है। अगला देखते हैं कि यदि आपका मकान पश्चिमाभिमुख है तो आपको लग्न कुंडली में, यानी जिस समय आप गृह प्रवेश कर रहे हैं उसमें जो लग्न बने उस समय सूर्य द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होना चाहिए। यदि उत्तराभिमुख मकान है तो 11वें, 12वें लग्न में और दूसरे और तीसरे भाव में सूर्य होना चाहिए। दक्षिणाभिमुख हो तो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में सूर्य होना चाहिए। यदि सूर्य की ऐसी स्थिति बनेगी तो वाम रवि विचार शुद्ध होगा, वाम रवि चक्र शुद्ध होगा। कुल मिलाकर वाम रवि विचार का संबंध लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति से होता है। अब इसमें अगला बिंदु आता है अग्निवास विचार। चूंकि गृह प्रवेश के दिन हवन कर्म भी किया जाता है जो कि अग्नि से संबंधित है,
इसलिए गृह प्रवेश में हम अग्निवास का विचार अवश्य करते हैं। यह बात हमें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। तो इसका सूत्र क्या है कि वार की संख्या हमें कहां से लेनी है? रविवार से। रविवार, जिस दिन रविवार होगा तो उस दिन वार संख्या हो जाएगी 1, सोमवार होगा तो 2, मंगलवार होगा तो 3, इस प्रकार से शनिवार होगा तो 7 आ जाएगी। तो तिथि संख्या लेनी है। फिर तिथि संख्या शुक्ल पक्ष से चलेगी। शुक्ल पक्ष की एकम हो तो 1 लेंगे, द्वितीया हो तो 2 लिखेंगे, ऐसे करके पूर्णिमा हो तो 15 तक लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए मैंने नोट दिया है कि कृष्ण पक्ष की तिथियों में 15 जोड़कर गणना करें। अब आ गया कृष्ण पक्ष की द्वितीया आ गई। कृष्ण पक्ष की द्वितीया आ जाने पर हमें उसमें 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 15 और 2 17। तो तिथि संख्या के स्थान पर हम 17 लिखेंगे। फिर गणना करेंगे तो वो शुद्ध गणना प्राप्त होगी। तो क्या सूत्र है? वार की जो संख्या है और तिथि की संख्या है, इन दोनों को जोड़ दो और उसमें 1 और जोड़ो, तो जो योगफल प्राप्त होगा उस योगफल में हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर हमें शेषफल चाहिए। भागफल नहीं लेना है, शेषफल लेना है। शेषफल यदि 0 या 3 प्राप्त हो तो पृथ्वी पर होगा और वो सुखकारी होगा। यह पृथ्वी वाला ही सुखकारी होता है, बाकी कष्टकारक होते हैं। दूसरा मृत्युकारक और धनहानिकारक होता है। और पृथ्वी पर कब प्राप्त होगा? जब 0 या 3 शेषफल प्राप्त हो तभी। यदि शेषफल 1 बचेगा तो आकाश में होगा जो कि मृत्युकारक है। शेषफल 2 बचेगा तो पाताल में होगा और धनहानिकारक होगा। तो इस प्रकार हमें गृह प्रवेश में अग्निवास का विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। बहुत से ज्योतिषी ऐसे हैं जो गृह प्रवेश में अग्निवास का विचार नहीं करते हैं, जो कि गलत होता है। अगला बिंदु आता है कलश चक्र शुद्धि विचार। जब ज्योतिषी किसी भी जातक या जजमान को गृह प्रवेश के मुहूर्त देते हैं तो अक्सर पंचांग में से देते हैं। और पंचांग में भी 2 प्रकार के गृह प्रवेश के मुहूर्त दिए हुए रहते हैं। पहला कलश चक्र शुद्धि सहित गृह प्रवेश और दूसरा शुद्धि रहित गृह प्रवेश। तो जिसमें जो कलश चक्र शुद्धि सहित गृह प्रवेश होता है वह अत्यधिक शुद्ध रहता है। इसे सूक्ष्म में यह भी लिखा हुआ हो सकता है चक्र शुद्धि रहित और चक्र शुद्धि रहित, ऐसा भी पंचांग में लिखा हुआ हो सकता है। तो जिसमें चक्र शुद्धि सहित होता है उसमें यह सारी प्रक्रिया देखी हुई होती है और जिसमें चक्र शुद्धि रहित होता है उसमें यह प्रक्रिया नहीं होती है। तो क्या होता है कलश चक्र शुद्धि? सूर्य नक्षत्र से गृह प्रवेश के नक्षत्र तक गिने। सूर्य जिस नक्षत्र में चल रहा है उस नक्षत्र से गृह प्रवेश के नक्षत्र तक गिनेंगे। यदि हमें 1 प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र समान हो, अर्थात तो उस दिन अमावस्या होगी, तो सूर्य वो कलश के कंठ में स्थित होगा जो कि नाशकारक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र समान होने पर वह कलश के कंठ पर स्थापित होता है जो कि नाशकारक होता है। उसमें अग्नि दाह का भय रहता है, अर्थात इस प्रकार के गृह प्रवेश में अग्नि आग लगने का भय रहता है। फिर आता है 2 से 5, अर्थात सूर्य के महा नक्षत्र से गृह प्रवेश के नक्षत्र तक गिनते गिनते यदि 2 से लेकर के 5 तक संख्या प्राप्त होती है तो वह कलश के पूर्व दिशा में प्राप्त होता है जो कि प्रवास कारक होता है। अर्थात ऐसे गृह प्रवेश में, इस प्रकार के गृह प्रवेश करते हैं तो हम उस ग्रह में स्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं, हम प्रवास पर रहते हैं, अर्थात वह घर सुना रहता है। उस ग्रह में बहुत ही कम लोग रह पाते हैं। 2 से 5 पूर्व में हो गया, 6 से 9 दक्षिण में हो जाएगा। दक्षिण में होने पर अभय रहता है, अर्थात ऐसे ग्रह में प्रवेश करना शुभकारी रहता है। 6 से 9 रहने पर अभय होता है, हम कोई चिंता नहीं रहती है, सुख पूर्वक हम उस ग्रह में रहते हैं। फिर 10 से 13 रहने पर वह पश्चिम दिशा में होगा और धन धान्य कारक होगा। ऐसे गृह प्रवेश करने पर हमें धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधाएं भरपूर रहेगी। उसके बाद 14 से 17 उत्तर दिशा में होता है जो कि निर्धनता कारक होता है। इस प्रकार का गृह प्रवेश हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा गृह प्रवेश करने पर निर्धनता बनी हुई रहती है, कलह होता है उस घर में। फिर आता है 18 से 21 जो कि कलश के मध्य में होता है। ऐसा गृह प्रवेश करने पर उस घर में संतान की वृद्धि नहीं हो पाती है, गर्भनाश रहता है। फिर आता है 22 से 24 जो कि कलश की तली पर स्थित होते हैं। यहाँ पर श्री की वृद्धि होती है। ऐसा स्थिति में गृह प्रवेश करने पर धन धान्य की वृद्धि रहती है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, उस घर के लोग स्थायी रूप से उस घर में रह पाते हैं
और श्री की वृद्धि होती है। श्री अर्थात धन धान्य लक्ष्मी जी का दूसरा नाम ही श्री होता है। फिर 24 से 27 ये नक्षत्र कलश के कंठ में स्थित होते हैं, जो हमें दीर्घायु प्रदान करते हैं। अर्थात ऐसा ग्रह प्रवेश करने पर अकाल मृत्यु नहीं होती है, ग्रह में सभी लोगों की दीर्घायु रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य नक्षत्र से ग्रह प्रवेश के नक्षत्र यदि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27 हो तो ही शुभ है। इससे दूसरे कोई हो तो वे अशुभ होते हैं, उसमें हम ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसमें ग्रह प्रवेश करने पर चक्र शुद्धि नहीं रहती है। अब हम विचार करते हैं अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो कि है लग्न शुद्धि। कोई भी शुभ कर्म करते समय हमें लग्न शुद्धि अवश्य ही देखनी चाहिए। शास्त्रों में चंद्र बल से भी अधिक लग्न बल को ज्यादा प्रभावी, ज्यादा शुद्ध, ज्यादा आवश्यक बताया है। तो शुभ लग्न कौन कौन से हैं ग्रह प्रवेश में? स्थिर लग्न, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न, 2, 5, 8 और 11 लग्न में ये अंक हो गए तो ज्यादा शुभ होगा। मध्यम लग्न कौन कौन से हो सकते हैं? द्विस्वभाव लग्न जो भी है 3, 6, 9, 12, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि। इन राशियों के लग्न होंगे तो वे मध्यम फलदायी होंगे, इतने शुभ नहीं होंगे जितने शुभ लग्न होंगे। इसके अलावा हमें कुछ विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि लग्न षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, यानी लग्न में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और त्रिक भाव 6, 8, 12 में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। कब? जब हम ग्रह प्रवेश का मुहूर्त दे रहे हैं, तब जब ग्रह प्रवेश होगा उस समय जो लग्न कुंडली बनेगी उसमें लग्न षष्टम, अष्टम और द्वादश में चंद्र नहीं होना चाहिए। तृतीय, षष्टम और एकादश भाव में पाप ग्रह शुभ होते हैं। पाप ग्रह कौन कौन से हैं? राहु, केतु, शनि, ये पाप ग्रह कहलाते हैं। सूर्य, मंगल क्रूर ग्रह है, ये पाप ग्रह नहीं होते हैं। तो तृतीय, षष्टम, एकादश भाव में यदि राहु, केतु और शनि हो तो शुभ होंगे। फिर आता है जन्म लग्न या जन्म राशि से। आपका जब जन्म हुआ उस समय जो लग्न था या फिर आप उस समय जो राशि आई थी उस राशि से 8वीं राशि लग्न में नहीं होनी चाहिए। अंतिम बिंदु आता है कि लग्न में वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु और मीन का नवमांश उत्तम होता है। यानी आप जिस समय ग्रह प्रवेश का मुहूर्त दे रहे हैं, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त जिस समय पर बता रहे हैं, उस समय नवमांश कुंडली में जो लग्न है, यदि वो लग्न वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु या मीन हो तो वह उत्तम होता है। तो इन बिंदुओं के साथ ग्रह प्रवेश मुहूर्त यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा एवं ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि भविष्य में मैं यदि कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और यदि किसी विद्वजन को ऐसा लगता है कि इस ग्रह प्रवेश मुहूर्त विचार में इस वीडियो में कुछ और सम्मिलित किया जा सकता है तो वे अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और कृपया आगे यह बताइएगा कि मुझे किस टॉपिक अथवा विषय से संबंधित वीडियो डालने चाहिए, गणित ज्योति से संबंधित, फलित ज्योति से संबंधित या फिर मुहूर्त प्रकरण से संबंधित। धन्यवाद।